दार्जिलिंग के पास कलिम्पोंग जिले में एक लावा लोलेगांव नाम का इलाका है। वहाँ पश्चिम बंगाल पर्यटन प्राधिकरण के खूबसूरत कॉटेज बने हुए हैं। हिमालय की गोद में सरकारी दर पर सस्ते इंतजामात हैं। वहीं चाय की चुस्की लेते मेरे मन में यह ख्याल पनपा कि आखिर यह हिमालय जब नहीं था तब क्या था। यह बात तो विज्ञान की किताब में पढ़ रखी थी कि हिमालय दुनिया के नवीनतम पहाड़ों में है। उम्र के हिसाब से तो इससे करोड़ों वर्ष पुराने अरावली और दक्कन के पहाड़ हैं। लेकिन इस महान हिमालय को देख विश्वास नहीं होता कि यह पृथ्वी के सबसे छोटे संतानों में है। मैं हिमालय के चोटियों के नेपथ्य में डूबते सूरज को देखने लगा। यह सूर्य न होता तो यह पृथ्वी न होती, न यह हिमालय होता और न हम होते। मैं यहां 100-150 वर्षों की बात नहीं करूंगा, न ही ईसा के जन्म को ही पैमाना बनाऊंगा। यहां तो मैं उस दुनिया और उस भारत की खोज में निकला हूं जो मानव सभ्यता से भी पुरानी है। उस पौराणिक जम्बू द्वीप की तलाश में जिसका भारतवर्ष एक हिस्सा थी। उस गोंडवाना की तफ्तीश में जब भारत का पड़ोसी चीन नहीं ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। मैं उस समय की कथा कहने जा रहा हूं जब लावा लोलेगांव से अगर एक खुली जीप पर सुबह चलना शुरू करता तो शाम तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच जाता। जब वहां मनुष्य नहीं डायनासोर विचरण करते थे। यह कोई मिथक नहीं है, यह सत्य कथा है। विज्ञान में आपकी रुचि हो या ना हो, भारत की या दुनिया की इस प्राचीनतम कथा में तो होगी। आखिर इसी में तो हमारे वजूद का रहस्य छुपा है, हमारी सृष्टि में। सृष्टि का नाम लेते ही श्याम बेनेगल निर्देशित भारत एक खोज की वह पंक्तियां मन में घूमने लगती है जो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का अनुवाद है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहां था। इन पंक्तियों से ही स्पष्ट है कि सृष्टि से पहले कहना एक विरोधाभास है। उस वक्त तो समय भी नहीं था, यह घड़ी बंद थी। सृष्टि के साथ ही इस घड़ी की टिक टिक शुरू हुई। यह बात अजीब लग सकती है जब कोई कहे कि समय ही नहीं था। उससे भी अजीब बात तो यह कि समय भी एक डायमेंशन, एक विमा है जिसमें हम सभी रहते हैं। उस समय न समय थी न दिशा, तो आखिर था क्या? इसके लिए एक भारी भरकम पंक्ति उद्धृत करता हूं। स्टीफन हॉकिंग अपनी पुस्तक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं, सामान्य सापेक्षतावाद यानी जनरल रिलेटिविटी एक अपूर्ण सिद्धांत है। यह ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड का प्रारंभ कैसे हुआ, क्योंकि इसके अनुसार सभी भौतिक सिद्धांत और यह सिद्धांत स्वयं ब्रह्मांड के आरंभ बिंदु पर निरस्त हो जाते हैं। अर्थात सृष्टि की शुरुआत उस बिंदु से हुई जहां कोई भी भौतिक सिद्धांत कार्य नहीं करते। समय और दिशा के बगैर आखिर कैसे करेंगे? समय ने घटनाओं को गुजरते हुए देखा है। क्या हम समय में पीछे लौटकर उन घटनाओं में फेरबदल कर सकते हैं? विज्ञान गल्प फिल्म बैक टू द फ्यूचर की तरह। मैं जब इलिनॉइस के विश्वविद्यालय में शोधार्थी था तो उसी साल वहां के प्रोफेसर एंथोनी लिगेट को नोबेल पुरस्कार मिला। वह मेरे रूममेट के गुरु भी थे और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन नामक किसी भौतिक सिद्धांत पर काम कर रहे थे। एंथोनी लिगेट एक पहेली अक्सर कहते कि हमारे आज से हमारा भूतकाल प्रभावित होता है। पहली नजर में यह एक पागलपन से भरी सोच लगती है। हम तो यही सुनते आए हैं, जो बीत गई सो बात गई। यह आखिर कैसे मुमकिन है कि हम आज कुछ ऐसा करें जिससे 200 साल पुराने इतिहास में कुछ बदलाव आ जाए? क्या यह समय यात्रा मुमकिन है? स्टीफन हॉकिंग भी इसी फंतासी सोच के साथ चले गए। समय यात्रा एक फिल्मी किस्सा बनकर रह गई। हम बचपन में जब किसी मृत पूर्वज का पता पूछते तो कोई टिमटिमाता तारा दिखाकर कहा जाता कि देखो तुम्हारे दादाजी उस तारे पर हैं। यह तो एक बहलावा था, लेकिन यह सत्य है कि आसमान में टिमटिमाते तारे भूतकाल है। जिस तारे को आप देख रहे हैं
उसकी रोशनी हजारों वर्ष पहले निकली थी और आज पृथ्वी पर पहुंची है। जब वह रोशनी निकली थी तब हम आप क्या मानव प्रजाति ही कहीं जंगलों में घूम रहे थे। उस तारे को देखते ही हमने अभी अभी वह भूतकाल देख लिया। आइंस्टाइन रोज बस से आते जाते स्विट्जरलैंड के बर्न के एक चौराहे पर लगी घड़ी को देखते और सोचते कि अगर मेरी बस प्रकाश की गति से चलने लगे तो घड़ी की सुई का क्या होगा। उन्होंने जब यह कागज पर जोड़ा तो उछल पड़े, यह घड़ी रुक जाएगी। उसकी सुई से आने वाली रोशनी से पहले तो उनकी बस पहुंच चुकी होगी और उनके लिए समय रुक जाएगा। हम जब तक उस गाड़ी में बैठे रहेंगे हमारे लिए घड़ी की टिक टिक नहीं होगी। लेकिन क्या हम 70-80 किलो के मनुष्य कभी भी प्रकाश की गति से चल पाएंगे? प्रकाश की गति तो इतनी होती है कि आप 1 सेकंड में लंदन से न्यूयॉर्क के 50 चक्कर लगा लें, सिर्फ 1 सेकंड में। ऐसी गति पाना फिलहाल नामुमकिन है। हमें यह मान लेना चाहिए कि समय का रुकना या समय में पीछे जाना असंभव है। समय में पीछे जाने का एक ही तरीका है कि हम इतिहास लिखते जाएं। जैसे जंगल में सफर करते वक्त लोग पेड़ों पर निशान बनाते चलते हैं कि रास्ते ध्यान रहे। हमें ऐसे निशान गढ़ते जाने हैं कि आने वाली पीढ़ी ढूंढ सके। इसी तरह हमें भी अपनी पिछली पीढ़ी के निशान ढूंढते जाने हैं। किसी ने लिखे होंगे, किसी ने बस चिन्ह छोड़े होंगे, किसी का डीएनए मिला होगा, किसी के औजार मिले होंगे, किसी के अवशेष हजारों फीट जमीन के नीचे मिलेंगे, किसी के अंतरिक्ष में मिलेंगे। वह ढूंढते ढूंढते हम शायद उस शून्य पर पहुंच जाएं जब यह सब शुरू हुआ, जब समय शुरू हुआ, ग्राउंड जीरो पे। मैं अब ब्रह्मांड के कैलेंडर से चलता हूं, जिसे कॉस्मिक कैलेंडर कहते हैं। यह हमारे घर में टंगी हुई वार्षिक कैलेंडर से भिन्न है। इसकी पहली तारीख सृष्टि की पहली तारीख है। मैं एक डायरी की तरह यह इतिहास लिख रहा हूं, जिसके पन्ने सृष्टि क्रम से परत दर परत पलटे जाएंगे। इस कैलेंडर की 1 जनवरी ब्रह्मांड की पहली तारीख है। इसकी आखिरी तारीख के आखिरी सेकंड में आप यह पंक्तियां सुन रहे हैं। आम के महीने में गांव जाना हुआ तो एक पुस्तक मिली। शीर्षक था पौराणिक सृष्टि क्रम। इसमें पुराणों में लिखी सृष्टि की विवेचना थी। मेरी परवरिश तो आधुनिक विज्ञान की है। वेद पुराणों का पारंपरिक अध्ययन कभी नहीं किया। कंप्यूटर पर वेदों और पुराणों के आजकल PDF मिल जाते हैं, जिन्हें कोई भी पलट सकता है। किंतु मैं इस विद्या में शून्य ही हूं। एक प्रश्न मन में जरूर आया कि वैदिक काल में लोग अपने घर पड़ोस से अधिक ब्रह्मांड की सृष्टि में क्यों रुचि रखते थे। आज अमेरिका के पास धन है तो नासा ब्रह्मांड पर शोध कर रही है। वैदिक काल तो खेती बाड़ी का समय रहा होगा। उस समय तो रहट और हल जैसी चीजों पर शोध करना चाहिए था। आज भी पंजाब के खेतों में भला किसे ब्रह्मांड की पड़ी है। वे तो आधुनिक ट्रैक्टर की ही सोचेंगे। अगर भौतिकी की NCERT किताब भी उठा लें तो यह विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी आखिरी पन्नों में ही मिलेगा। फिर ऐसा क्यों है कि अधिकांश पुराणों की शुरुआत में ही सृष्टि खंड और सृष्टि की व्याख्या मिलती है। वैदिक काल के बाद के ग्रंथों को देखें, मुगल और ब्रिटिश कालों को देखें, पाश्चात्य ग्रंथों को देखें, ब्रह्मांड पर शोध कुछ गणितज्ञों के अलावा बहुत कम लोगों ने किया। सीधे 20वीं सदी में जाकर इस विषय में कुलबुलाहट होती है। जब तक मनुष्य ने अरबों पृष्ठ लिख दिए थे, रेलगाड़ी बना ली थी और आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा था। संभवतः यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि ऐसे प्रश्न थे जिससे ईश्वर की सत्ता स्थापित की जा सकती थी। मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर तो दे सकते थे कि आम के पेड़ का मूल क्या है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र और जीवन की उत्पत्ति का कोई उत्तर न था। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना तो कोई अलौकिक शक्ति ही कर सकती थी। तभी न सिर्फ सनातन ग्रंथों में बल्कि कुरान और बाइबल में भी ईश्वरीय सृष्टि रचना की व्याख्या है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने ईश्वर के हाथ में इन सभी प्रश्नों की कुंजी थमाकर आंखें बंद कर ली। उन्होंने इसकी मीमांसा की होगी और अपने तर्क बनाए होंगे। वे तर्क मौलिक थे, जिनका किसी प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं हुआ था, लेकिन उनमें से कई तर्क आज भी प्रतिपादित हो रहे हैं। जैसे ब्रह्म अंड
यानी अंडाकार ब्रह्मांड आज आधुनिक विज्ञान के अनुसार कितना सही है? हिरण्यगर्भ आखिर क्या था जिससे सृष्टि की उत्पत्ति कही गई? आज यह एक साधारण बात लग सकती है कि सृष्टि का मूल कोई गर्भ या अंडा या बीज समझा गया, लेकिन भौतिकी भी तो इसी मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारे पुरखों के मस्तिष्क में ऐसी चेतना आई, ये एक अजूबी बात है। यह सत्य है कि उन्होंने ईश्वर को सृष्टि के केंद्र में रख दिया और धर्म का आधार भी रखा। इस विषय में तो आधुनिक विज्ञान भी स्पष्ट नहीं है। यह धर्म और विज्ञान के मध्य एक नो मैन्स लैंड है। मैं विज्ञान के खेमे में ही संभल संभल कर कदम बढ़ाता हूं और प्रयास करता हूं कि धर्म पर गलती से कदम न पड़ जाए। अमेरिका में ही मेरे एक साथी कॉस्मिक किरणों पर कार्य कर रहे थे। उनसे अक्सर चर्चा होती रहती कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। उस समय एक कृत्रिम उपग्रह के द्वारा कॉस्मिक किरणों के माध्यम से महाविस्फोट यानी बिग बैंग के शैशव काल के चित्र बनाए जा रहे थे। बिग बैंग शब्द तो इतना मशहूर है कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों से पूछिए कि ब्रह्मांड कैसे बनी तो जवाब दे देंगे कि बिग बैंग से बनी। अब यह प्रश्न पूछिए कि बिग बैंग के गर्भ में क्या था, तो मंजे हुए भौतिकविद भी सिद्धांतों और कयासों के मकर जाल में उलझा देंगे। अपनी पिछली बात पर ही अड़ा रहता हूं कि ये एक शून्य था, अंतरिक्ष, या यूं कहिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही रिक्त था। न यहां कोई ग्रह था, न कोई तारा और न ही कोई कण। प्रकाश, समय और दिशा भी नहीं थी। एक अंधकार में शून्य से सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इस बात पर तो भारतीय कॉलर रुचि करते ही हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई। शून्य की कल्पना हालांकि अन्य सभ्यताओं ने भी की थी, लेकिन जो गोलाकार जीरो आज शून्य रूप में सर्वमान्य है, उसे भारत में ही पहली बार देखा गया। पहला अंकित शून्य ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में मिलता है, जो 9वीं सदी में लिखा गया। अगर आदि मानव भी किसी को 5 जंगली फल चुनकर देते होंगे, 5 फल खत्म होने पर कोई पूछता होगा कि कितने बच गए, तो वो क्या कहते होंगे? अपनी आदि भाषा में तो शून्य ही कहते होंगे, या कहते होंगे कि कुछ नहीं बचा। क्या यह संभव है कि हजारों वर्षों तक उनके पास इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं था? किसी ने इसे कुछ नहीं को कोई नाम देने की चेष्टा नहीं की। इसलिए शून्य की कल्पना भारत में हुई, यह एक अधूरी बात लगती है। शून्य की कल्पना सभ्यताओं ने कर ली होगी, बेबीलोनिया में भी की जा चुकी थी, लेकिन यह जरूर है कि जो गोलाकार शून्य हम लिखते हैं, उसका श्रेय भारतीय शिलालेखों या पांडुलिपियों को दिया जा सकता है। बर्न के पेटेंट ऑफिस के एक क्लर्क पद पर कार्यरत अल्बर्ट आइंस्टाइन काम के बाद एक कमरे में बंद हो जाया करते थे। 1916 में जब वह बाहर निकले तो उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसके परिणाम को मानने को वह स्वयं भी पूरी तरह राजी नहीं थे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आइंस्टाइन पूरे ब्रह्मांड और प्रकाश की किरणों पर उतार रहे थे। यह हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण 2 ब्रह्मांडीय पिंडों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। आसमान में लाखों तारे हमारे पृथ्वी को और एक दूसरे को खींच रहे होंगे। आइंस्टाइन ने जब इसे पूरे ब्रह्मांड में बिठाकर देखा तो लगा कि इस तरह तो ब्रह्मांड सिमटकर एक बिंदु में केंद्रित हो जाएगा। उस वक्त आइंस्टाइन के इस सिद्धांत में एक समस्या थी। उन्होंने ब्रह्मांड को आज की समझ के मुकाबले कम आंक लिया था। उस वक्त हम यही सोचते थे कि हमारी पृथ्वी और आकाश में दिख रहे हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के तारे ही ब्रह्मांड बनाते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा तो 400 अरब आकाश गंगाओं में एक है। आइंस्टाइन ने जब पाया कि ब्रह्मांड सिकुड़ती जा रही है तो उन्होंने एक कल्पना की। उन्होंने सोचा कि संभव है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता है तो उसके विपरीत एक दूसरा बल हमें हिलने नहीं देता। इस एंटी ग्रेविटी से हम ब्रह्मांड में जमे रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक तरह का तात्कालिक संतुलन उन्होंने गढ़ दिया ताकि कोई स्थापना न टूटे। आखिर कौन चाहेगा कि ब्रह्मांड सिकुड़ कर खत्म हो जाए? लेकिन आइंस्टाइन यूं तर्क गढ़कर चुप बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह अपने सिद्धांत को तराशते जा रहे थे। वह स्वयं भी, और उस समय
उनके सिद्धांत के मोह में पड़े अन्य शोधी भी। जैसे ही मैं धर्म से चिटककर विज्ञान की ओर बढ़ता हूं, धर्म पुनः दूसरे दरवाजे से दस्तक दे देता है। जॉर्जस लेमेत्रे एक ईसाई पादरी थे जो भौतिकी के विद्यार्थी बन गए। लेमेत्रे ने कहा, सत्य के अन्वेषण के दो रास्ते हैं, मैं दोनों ले रहा हूं, यानी धर्म और विज्ञान। उन्होंने आइंस्टाइन के सिद्धांत के आधार पर ही यह बात रखी कि ब्रह्मांड एक बिंदु से जन्मा और निरंतर फैलता जा रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही। लेमेत्रे के इस घोषणा से पोप तो उछल पड़े कि धर्म भी यही कहता है, सृष्टि का एक मूल है जो ईश्वर ने रचा है। लेमेत्रे, जो एक स्थापित पादरी थे, ने पोप के इस कथन से खुद को अलग कर लिया और कहा कि इस वैज्ञानिक सिद्धांत को धर्म की आंखों से न देखा जाए। उस समय लेमेत्रे जैसे मामूली विज्ञान अध्येता की बात दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक नहीं मान रहे थे। अपनी बात रखने के लिए लेमेत्रे ब्रुसेल्स गए, जहां वैज्ञानिकों का बड़ा सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में दुनिया भर के नामी गिरामी भौतिकविद पहुंचे थे। वहीं के लियोपोल्ड पार्क में एक बेंच पर वह अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बैठे। उन्हें मालूम था कि अगर आइंस्टाइन मान गए तो दुनिया मान जाएगी। आइंस्टाइन ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारा गणित तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी भौतिकी घृणास्पद है। जब लेमेत्रे निराश हो चले थे, दुनिया उनकी बात को नकार चुकी थी, उस समय अमेरिकी वैज्ञानिक हब्बल एक अजूबा दूरबीन बनाकर आकाशगंगा निहार रहे थे। हब्बल ने ढूंढा सितारों के आगे जहां और भी है। अब तो मेरे फोन में भी एक ऐप है जो तारों की पहचान कर लेता है। उस समय यह कठिन था। आखिर हब्बल ने ऐसा क्या देख लिया? ऐसी कौन सी चीज थी सितारों के पीछे जिसे अब तक कोई न देख सका था?